हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम पर डे 30 क्वेश्चंस लगाते हैं। आज भी हमने 30 क्वेश्चंस लगाएंगे और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके सभी प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकता है। साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, झरना के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना के रचयिता का नाम क्या है? जैसा कि हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यदि देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। झरना के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनकी एक और रचना है आंसू, इसे भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, यानी कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गोपाल शरण सिंह नेपाली, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? भारत भारती काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो भारत भारती काव्य के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहा कोश के रचयिता हैं। अब दोहा कोश किसकी रचना है? लुइपा या फिर जोइंदू या ऑप्शन नंबर सी सरहपा, ऑप्शन नंबर डी कन्हप्पा। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? तो दोहा कोश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता का नाम है सरहपा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, यानी कि प्रेम सागर किसकी कृति है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी लल्लूलाल, ऑप्शन डी सुंदरदास। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जो प्रेम सागर कृति है वह है लल्लूलाल की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंच परमेश्वर के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? और ये क्वेश्चन आपने यदि पहले नहीं पढ़े हैं तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? जैसा कि पूछा गया है पंच परमेश्वर के लेखक का नाम क्या है, तो पंच परमेश्वर के लेखक का नाम है प्रेमचंद, यानी कि पंच में भी पा है, परमेश्वर में भी पा है और प्रेमचंद में भी पा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, यानी कि तोड़ती पत्थर जो रचना है वह किसकी है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तोड़ती पत्थर जो रचना है वह किसकी है? तो तोड़ती पत्थर जो रचना है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार की जीत के कहानीकार हैं। तो हार की जीत यह किसकी रचना है? सुदर्शन की, ऑप्शन बी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी राग्य राघव। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? हार की जीत जो रचना है वह किसकी है? तो हार की जीत रचना है सुदर्शन जी की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इस तरीके से इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी माधव राव स्प्रे, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? रानी केतकी की कहानी यह किसकी रचना है? यह है इंसा अल्लाह खां की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं, यानी कि इसी में भी ये पूछा गया है शिव शंभू का जो चिट्ठा है वह किसकी रचना है? बाबू तोताराम की, ऑप्शन बी केशव राम भट्ट की, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास की या फिर ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? जैसा कि रचना पूछी गई है शिव शंभू के चिट्ठे, यह किसकी रचना है? यह रचना है बाल मुकुंद गुप्त की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। तो रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी केशव दास।
तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया रचना है केशव दास की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुटज के रचयिता हैं, यानी कि कुटज किसकी रचना है? शांति प्रिय द्विवेदी की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या ऑप्शन नंबर सी कुबेरनाथ राय की, ऑप्शन नंबर डी विद्यानिवास मिश्र की। तो कुटज इनमें से किसकी रचना है? कुटज को यदि आपने पढ़ा होगा तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरोहित में उपसर्ग है। अब यहाँ आपसे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के पहले लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरस, पुरः, पुरा या पुर। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पुरोहित में यदि उपसर्ग पूछा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पुरः बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अब इसमें यह नहीं पूछा गया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें यह पूछा गया है कि खुश किस्मत में जो उपसर्ग खुश दिया है वह किस भाषा से लिया गया है? अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी संस्कृत। तो खुश किस्मत में जो उपसर्ग लिया गया है वह किस भाषा का है? वह है फारसी भाषा का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंग विशेषण शब्द से लिया गया कौन सा संज्ञा शब्द भिन्न है? यानी कि तंग के लिए कौन सा संज्ञा शब्द भिन्न है? तंग क्या है? एक विशेषण शब्द है। अब इनमें से कौन सा शब्द तंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा है? इसे हम लगाकर देखते हैं। जैसे तंग हाल, ये बन रहा है। तंग गली, तंग कमीज, तंग कामना। यदि हम कामना करते हैं तो वह तंग कामना कभी नहीं होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधा विशेषण के लिए कौन सा संज्ञा शब्द भिन्न है? यानी कि इन चारों में से तीन में तो सीधा शब्द सही से प्रयुक्त हो रहा होगा और एक में सीधा शब्द सही से प्रयुक्त नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा दिया गया है सीधा, तो सीधा रास्ता सही है, सीधा आदमी यह भी सही है, सीधा सवाल यह भी सही है, सीधा मूर्ति यह हमारा गलत है, यानी कि यह आपको खुद ही लग रहा होगा कि यह थोड़ा सा भिन्न शब्द है। इधर सीधी होना चाहिए, सीधी मूर्ति। तो सीधा सवाल, सीधा आदमी, सीधा रास्ता, ये तीनों सही हैं। इस तरीके से यह हमारा भिन्न शब्द है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिय विशेषण शब्द के लिए कौन सा संज्ञा शब्द भिन्न है? इसे आप कमेंट करके बताइए कि प्रिय विशेषण शब्द के लिए हमारा कौन सा संज्ञा शब्द भिन्न है। अब हम इन्हें भी लगाकर देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं प्रिय विषय, हो सकता है प्रिय कवि, यह भी सही है। प्रिय वैरी, वैरी कभी प्रिय नहीं होता है। प्रिय मित्र, इससे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि प्रिय मित्र, प्रिय कवि, प्रिय विषय, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। परंतु यदि वैरी लगा है तो वहाँ हम प्रिय का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रुटिपूर्ण वाक्य खंड का चयन कीजिए। यानी कि यह एक पूरा वाक्य दिया गया है जिसे हम थोड़े छोटे वाक्य खंडों में बांट दिया है। अब इनमें से देखिए कि आपको कौन सा वाक्य खंड गलत जा रहा है। जैसा कि हमारा पहला है और इसमें हम ऑप्शन ए ना बोलकर हम सीधा पूरा वाक्य पढ़ते हैं, जहाँ हमें त्रुटि जल्दी समझ में आती है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, क्षमा मांगी, न कि क्षमा की भीख मांगी। क्षमा की भीख मांगी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से यहाँ भीख ऑप्शन गलत दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी हमारा त्रुटि से संबंधित है, इसे भी हम उसी तरीके से पढ़ते हैं पेपर में। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? तो 27 अगस्त ही दिया है तो उसमें तारीख नहीं पूछना चाहिए। क्लियर है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं गलत है। अब इसमें यदि शुद्ध करने के लिए कहा जाए तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कल 27 अगस्त को कौन दिन होगा। क्लियर है। यानी कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा त्रुटि से संबंधित प्रश्न ही पूछा गया है कि किस वाक्य खंड में हमारी त्रुटि है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक, विषय से संबद्ध होना चाहिए। यहाँ बल्कि होना चाहिए कि विषय से अनुकूल होना चाहिए। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी हमारा त्रुटि से संबंधित प्रश्न के बारे में पूछा गया है। अब इसे भी हम पढ़ते हैं। समय का सदुपयोग द्वारा मानव देवता बन जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है? समय का सदुपयोग, बल्कि होना क्या चाहिए? समय के सदुपयोग। यानी कि समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इस तरीके से हमारे किस वाक्य खंड में त्रुटि है? हमारे वाक्य खंड 1 में त्रुटि है।
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमारा त्रुटि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसमें दिया गया है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। जब व्यर्थ ही शब्द का प्रयोग कर दिया गया है पहले, तो बेकार शब्द का प्रयोग करना गलत है। यानी कि अब यहाँ दो शब्द एक जैसे प्रयोग किए गए हैं, यानी कि एक दूसरे के पर्याय प्रयोग किए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा वाक्यखंड सही होगा तो कौन सा गलत होगा। जहाँ दो पर्याय एक जैसे प्रयोग कर दिए जाते हैं, वहाँ जब वो पहले वाक्यखंड में आ जाता है तो वह सही माना जाता है, परंतु यही उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है तो वह दूसरा वाक्यखंड गलत हो जाता है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, धनवान को व्यर्थ में, बेकार यहाँ हट जाएगा, व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा त्रुटि पूछा गया है और इसी में हमारी त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है। जैसा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है जिसे किसी से लगाव ना हो, यानी कि निर्लिप्त। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, यानी कि कोई व्यक्ति जो जानने की इच्छा रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जननी, जानकी, नितिज्ञ या जिज्ञासु। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जानना यानी कि जिज्ञासा, हम किसी चीज़ के जानने के लिए उत्सुक होते हैं, यानी कि हम उस चीज़ के लिए जिज्ञासु हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इसमें भी हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति, किंवदंती। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और यदि आपके क्वेश्चन गलत भी निकलते हैं तो इन्हें आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे आप जब रिवीजन करेंगे तो इन्हें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, किंवदंती बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबके समानाधिकार पर विश्वास, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद या अधिकारवाद। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। सबके समानाधिकार पर विश्वास, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, तो एक शब्द हमारा समाजवाद होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजोगुण वाला या फिर रजोगुण वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। गुण इस तरीके से तीन होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। क्लियर है। तो रजोगुण वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जैसा कि दिया गया है रजोगुण में भी रहा है और राजसिक में भी रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रजोगुण वाले को हम क्या कहते हैं, राजसिक कह सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मुहावरे का अर्थ क्या है। धनी परंतु मूर्ख, ऑप्शन बी। गरीब किंतु अक्लमंद, ऑप्शन सी। धनी परंतु अक्लमंद, ऑप्शन डी। गरीब परंतु मूर्ख। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जैसा कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, धनी परंतु मूर्ख, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोर के पैर नहीं होते, मुहावरे का अर्थ क्या है। पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है। जब पापी का मन है तो वह स्थिर नहीं होता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन दिया गया है पापी का मन अस्थिर होता है। पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, यह भी गलत है। गरीब व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, यह भी गलत है। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। चोर के पैर नहीं होते, मुहावरे का अर्थ है पापी का मन अस्थिर होता है। क्लियर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। जैसा कि पहले पूछा गया था झरना काव्य की रचना किसकी है, यानी कि झरना रचना किस व्यक्ति की है। इसी तरीके से यहाँ पूछा गया है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। जैसा कि हमारा ऑप्शन क्या था, आंसू और झरना यह किसकी रचना है, तो आंसू और झरना यह दोनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज या अवधी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि रामचरितमानस की भाषा पूछी गई है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही है हमारा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी अवधी बिल्कुल सही है। क्लियर है।
इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चंस लगाए और 30 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपने कितना टारगेट अचीव किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।